बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 सितंबर का आगाज़ हो गया जुमेरात के दिन का। बात करेंगे कि इस वक्त कौन कौन से इदारे आमने सामने हैं और सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, शहर इक़्तिदार में क्या बातें चल रही हैं। और इसके बाद में एक और अहम चीज़ है जिसपे मेरी वीडियोज़ पे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उस हवाले से बहुत से लोगों ने सवाल किया है और उस पर मैं अपनी राय और जो मैंने चेक किया है उस पर मैं ज़रूर आपको आगे आगाह करता हूँ। पहले ज़रा ओवरऑल पोलिटिकल सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। चीज़ें एक बड़े बहरान की तरफ जा रही हैं। आप इस वक्त देखें कि तमाम बड़े इदारे, तमाम ताकतवर इदारे जो है वो आमने सामने हैं। यानी देखें ना कि एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, 2 तय अक्सरियत मुकम्मल पूरी करने में नाकाम हुई है। और ये बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि इससे इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, बल्कि फैसल वोडा साहब जिनको जब वो कोई गुफ्तगू करते हैं तो उसको इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जाना जाता है। और फैसल वोडा साहब ने और उसके बाद और भी ऐसी शख्सियात जो इस्टेब्लिशमेंट से क्लोज हैं वो बहुत आड़े हाथों ले रही हैं मुस्लिम लीग नून को। और उसके बाद आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरव्यूज खुद दिए और बिलावल आप सामने आ गए हैं और बिलावल कह रहे हैं कि हम एक नया मुसवदा लाएंगे जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब को मनाएंगे। और उधर मौलाना फजल रहमान साहब से वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब दोबारा मुलाकातें कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ की आपस में मुलाकात हुई है और उसमें तो एक बड़ी पेशरफ्त हो गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने यकसर मुस्तरद कर बगैर लगी लिपटी जो है ये कह दिया है कि अगर वो हम मुसवदा मान लेते और आईनी तरमीम में वोट डाल देते तो कौम के साथ बेवफाई करते। और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि हम गद्दारी करते और हम ये नहीं कर सकते। और खुल के मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बात कर गए हैं और पीटीआई बहुत कॉन्फिडेंट है। पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। कल इमरान खान साहब का एक बयान ये चलाया गया टीवी चैनल्स पे कि इमरान खान ने पीटीआई ने उसकी तरदीद की और मौलाना से जब कहा गया कि आपके हवाले से सवाल पर इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन इस वक्त तक पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतरी से आगे बढ़ रही हैं और हुकूमत अब अपनी खिफत मिटाने के लिए तरह तरह की बातें कर रही है। तो खैर बात हम कर रहे थे कि एक तरफ हुकूमत है वो हर सूरत में आईनी तरमीम लाना चाहती है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज अहम है इलेक्शन कमीशन, ये सारी बात करते हैं। देखें पहले मैं ये आपको बता दूं कि आज बहुत अहम दिन है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं जो उन्होंने 26 जुलाई को महफूज किया था। और 26 जुलाई को उन्होंने फैसला महफूज करते हुए कहा था कि वेट फॉर ऑर्डर, और साथ उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि वेट फॉर ऑर्डर का मतलब यह है कि 1 या 2 दिन में मैं इसका फैसला सुना दूंगा, ये मैं फैसला महफूज नहीं कर रहा। जुलाई में फैसला नहीं आया, अगस्त में नहीं आया और सितंबर भी। आज 19 सितंबर को आमिर फारूक साहब फैसला सुना रहे हैं और वो मामला है इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के केसेस जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने थे। जहांगीरी साहब से इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर किए और उसमें 2 चीजें इलेक्शन कमीशन ने की थी। एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी रिटायर्ड जज जो है उसको इलेक्शन कमीशन बतौर ट्रिब्यूनल लगा सकता है। और दूसरा उसमें किया गया था और उस पर इलेक्शन कमीशन ने फिर यह किया था कि नून लीग वालों ने एक दरखास्त दी, उन्होंने नून लीग वालों की दरखास्त एक्सेप्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने तीनों इलेक्शन पिटीशन जो है वो ट्रांसफर कर दी। उसमें यह चैलेंज हुआ। ये तो मामला जो सदारती ऑर्डिनेंस वाला है ना वो तो अलग है, उस पर तो समातें अभी होनी है। लेकिन क्या इलेक्शन केसेस ट्रांसफर किए तारिक महमूद जहांगीरी साहब से रिटायर्ड ट्रिब्यूनल के पास, वो बुनियाद दुरुस्त है या गलत है, उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ था। अच्छा, आमिर फारूक साहब ने जुलाई में, अगस्त में और अब आके फैसला इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि अगर आमिर फारूक साहब पहले ये फैसला सुना देते तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो डेली बेसिस पे डे टू डे इन केसेस को चला रहे थे तो अब तक नून लीग की 3 सीटें चली गई होती और अगर 3 सीटें चली जाती तो फिर तो आईनी तरमीम बिल्कुल ही 100 नहीं 1000% बढ़ जाती क्योंकि 3 सीटें उनकी कम हो जाती। और अभी भी देखें ना कि किस तरह से नून लीग के पास ये 213 वोट भी हुए हैं, यानी 3 से 4 सीटें काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला है रिकाउंट वाला उसकी वजह से 3-4 सीटें उनको मिली हैं। एक पीटीआई के एमएनए जो NA 171 से रहीमिया खान से उनकी डेथ हुई और उनके उधर इलेक्शन हुआ और वहां फॉर्म 47 निकाल दिया गया और पीपल्स पार्टी को सीट दे दी गई। तो इस तरह से उनके 213 वोट जो हैं वो पूरे हुए। फिर पीटीआई वाले जो हैं जो आजाद हैं वो क्या तो यही रहे हैं कि हमें उठाया गया, हमें अगवा किया गया। 4-5 ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जिनमें से एक जो नाम है वो अलियास चौधरी साहब का है। अलियास चौधरी साहब गलत बयानी कर रहे हैं कि जनाब ये वो सारा कुछ। अलियास चौधरी साहब का अगर पीटीआई में उनको इलेक्शन कमीशन ने नहीं नोटिफाई किया तो उन्होंने रिव्यू क्यों नहीं किया, इस पर खैर अलग से भी बात करेंगे। तो इसलिए वो फैसला जो है वो नहीं आ रहा था। आज वो फैसला आमिर फारूक साहब सुनाने जा रहे हैं। अब क्या होगा अगर तो आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो केसेस ट्रांसफर किए वो फैसला गलत था और तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी होगा कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब नेक्स्ट वीक से समाअत शुरू कर देंगे और विद इन 15 to 20 डेज 1 विकेट तो कंफर्म इनकी गिर जाएगी क्योंकि
तारिक महमूद जहांगीर साहब ने कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह की थी और वो उन्होंने कहा था कि कानून ये कहता है कि डे टू डे हियरिंग करनी है, एक हफ्ते से लंबी कोई एडजमेंट लेगा, तारीख लेगा तो उसको कितना जुर्माना होगा। फिर 5-6 चीजें उन्होंने ऐसी की थी जो मैं आपको याद दिलाता रहता हूं कि एक तो उन्होंने कहा था कि ये डे टू डे होगा, लंबी तारीख नहीं होगी, जो डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा वो बयान हल्फी देगा, जिसका बयान हल्फी झूठ साबित हुआ और साबित हुई रद्दबदल डॉक्यूमेंट्स में साबित हुआ वो जेल जाएगा। पाकिस्तान से बाहर से उन्होंने कहा फॉरेंसिक करा सकते हैं, जो तामुन नहीं करेगा उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, इश्तिहारात लगवाएंगे और अगर नून लीग वाले तामुन नहीं करते तो उनकी रुकनीयत मुअत्तल कर दी जाएगी। ये सारी बातें इसलिए बड़ी एक हुकूमत बड़ी परेशान थी और इसलिए हुकूमत ने यह किया कि ये तारिक महमूद जहांगीर साहब के पास ना चले और फिर इस तरह से, यानी आप देखें कि एक तरफ आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज रखा ताकि आईनी तरमीम तक जो है वो कोई नून तरफ जो है वो काजी साहब ने 3 से 4 सीटें रिकाउंट पे दे दी। तीसरी तरफ काजी फाइज ईसा साहब ने 4 जुलाई से लाहौर हाई कोर्ट का जुलाई की कोई तारीख थी, आई थिंक 4 जुलाई थी, 4 जुलाई से लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला जो है वो मुअत्तल कर रखा है और जुलाई अगस्त सितंबर 19 आ गया है। 19 अगस्त के लिए उन्होंने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था ट्रिब्यूनल वाला, फिर वो डिलिस्ट हो गया। क्यों? अगर वो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स को काम करने देते तो अब तक नून लीग की कम से कम 10 से 15 सीटें तो कंफर्म एमएनए की जा चुकी होती, क्योंकि पीटीआई की 180 पिटीशंस हैं और वाज़े तौर पे है कि वो फॉर्म 47 वाले हैं और वो सीटें जानी ही जानी है। तो इसलिए वो भी काजी साहब ने, तो ये 3 चीजें ऐसी हुई। एक तरफ आमिर फारूक साहब ने 3 सीटों का केस का फैसला महफूज करके रखा, उस केस को नहीं चलने दिया ट्रिब्यूनल को, तारिक महमूद जहांगीर साहब का। और आज अगर आमिर फारूक साहब कहते हैं कि वो दुरुस्त था इलेक्शन कमीशन का फैसला, फिर इसमें इंटर कोर्ट अपील हो जाएगी और फिर ट्रिब्यूनल को काम जारी रखने का फैसला आ जाए। तो दूसरा मैंने आपको बता दिया कि काजी साहब ने ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका हुआ है, वरना 180 दिन जो ट्रिब्यूनल के पास थे वो 30 अगस्त को मुकम्मल हो गए। 30 अगस्त तक कानून के मुताबिक तमाम इलेक्शन पिटीशंस पे फैसला हो जाना चाहिए था। अगर वो फैसला हो गया होता तो आपको मुझसे बेहतर पता है कि नून लीग की कितनी सीटें चली जाती। अच्छा, तो आज एक तो ये फैसला ने जो आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है। दूसरा, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है, काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर का इजलास है और जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि काजी साहब के पास अब जो है वो टोटल काजी साहब के पास कोई 35 दिन रह गए हैं और जिनमें से वर्किंग डेज जो हैं वो कोई 25 हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब 25-26 हैं। अब काजी साहब आज यकीनन अगले हफ्ते अहम केसेस लगाएंगे। वो कौन से अहम केसेस होंगे ये देखना है। चेंजेस के खाते वाला मामला भी लग सकता है। फिर इसी तरह से एक और चीज आज जो है वो जो पाकिस्तान बार काउंसिल की दरखास्त है मुझे उनके खिलाफ, जिसके मैं पूरा मतन 26-27 मिनट की वीडियो में आपको बता चुका हूं, सेकंड लास्ट वीडियो में, और उस पर आज हो सकता है कि वो पिटीशन टेकअप कर ली जाए। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब उसको टेकअप कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बात, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या वो इसको टेकअप कर लेते हैं या वो अभी हिकमत के तहत इसको टेकअप नहीं करते कि वैसे ही अभी आईनी तरमीम के नंबर तो पूरे हैं नहीं हुकूमत के पास, तो हम क्यों इसको टेकअप करके और एकदम एक तसादुम की कैफियत जो है वो पैदा कर दें। तो ये एक चीज है। तीसरा, ये भी हो सकता है कि ये कहें सोमोटो लेना, ये भी हो सकता है, उस पिटीशन को भी टेकअप कर सकते हैं। कोई और चीज हो सकती है। इलेक्शन कमीशन जो मखसूस नशिस्तों के फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहा, कल का वर्किंग डे भी गुजर गया है। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते वाले दिन वजाहती फैसला जारी किया था और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि फौरी तौर पे आप लिस्ट जारी करें पीटीआई के एमएनएस की, जिन 41 में से 40 ने या 41 ने जो बयान हल्फी दिया कि हम पीटीआई के। इतवार गुजर गया, चले छुट्टी थी, सोमवार मंगल बुध गुजर गए हैं और इलेक्शन कमीशन रोज मीटिंग करता है लेकिन जराए से खबरें चलवाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल दरामद नहीं करेंगे और उसकी बुनियाद वो बना रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार के जरिए जो नोट जारी करवाया उसको वो बुनियाद बना रहे हैं और कुछ और चीजों को। और इलेक्शन कमीशन को लगता ही है कि टास्क दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट को इतनी इंसल्ट करें सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले और एक इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का तसादुम हो जाए, लड़ाई हो जाए और इस तरह से फिर जो है वो तवज्जो कहीं और चली जाए। तो मैंने आपको बताया कि भाई है नहीं, वहां एक अनसर्टेनिटी है। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि नून लीग पे वो बहुत बरहम है कि इन्होंने कोई ढंग से काम आज तक किया नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहा है, जराए से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सख्त बयान चलवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा साहब और फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस सामने हैं। आज कमेटी में बहुत तलखी हो सकती है, बहुत चीजें हो सकती हैं। हो सकता है काजी साहब मिनट्स जारी करवाएं कमेटी के और फिर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जारी अलग करवा दें, ये चीजें हैं। और कुछ केसेस आज काजी साहब कहेंगे लगाने हैं, वो कहेंगे नहीं लगा पे। तो क्योंकि 63A वाला केस जो है ना वो काजी साहब 17 जुलाई को भी लगवाना चाहते थे, ताकि उसमें काजी साहब का ये था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 63A वाला उड़ जाए, मुनीब अख्तर साहब, उमरता बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब का, और उसके बाद अगर पीटीआई वाले भी कुछ लोग जो है फ्लोर क्रॉस करते हैं और आईनी तरमीम के हक में वोट डाल देते हैं तो फिर वोट काउंट हो जाएगा, आईनी तरमीम हो जाएगी, लेकिन जो है वो डी सीट हो जाएंगे, ये कंसिक्वेंस होगा। फिर बुकला तंजीमें, आज बुकला का बहुत बड़ा कन्वेंशन है
और कल जो हुआ वो आप उस पर, तो इस तरह से आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट अंदर से लड़ाई है, जजेस की आपस में लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने, सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन है वो आमने सामने है, और एक और फिर ये भी खबरें चलवाई जा रही हैं और मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर या मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी या मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। अच्छा, ये खबरें चलवाने का मकसद ये भी हो सकता है कि जजेस को प्रेशराइज करना, उनको डराना कि वो तफसीली फैसले में को बहुत सख्त चीजें ना लिखने, फैसला है वो किसी भी वक्त जो है वो आ जाएगा। तो ये है ओवरऑल सूरत हाल, और हुकूमत सरबकफ है, हुकूमत हर सूरत में आईनी तरमीम लाना चाहती है, और वो कहते हैं कि किसी भी कीमत में हमें यह आईनी तरमीम करवानी पड़ी हम करवाएंगे, और मौलाना ने दो टोक जवाब दे दिया। तो ये एक मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन आज के दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी का बहुत अहम है, प्लस आज इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला बहुत अहम है, आज लाहौर कोर्ट में पीटीआई के जलसे के हवाले से चीजें हैं वो बहुत अहम है, और फिर अगले 3-4 दिनों में इमरान खान साहब के 2 केसेस जो हैं जिनमें वो गिरफ्तार हैं, 23 को उन दोनों पे फैसला आइडियली जो आना चाहिए, आता नहीं आता वो एक अलग चीज है। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। तो देखते हैं जी चीजें किस तरह आगे बढ़ती हैं। अब मैं आपको एक शुरू में एक बात की थी, देखें 2 चीजें ना मैंने नोट की हैं पिछले दिनों में कि जो चीजें हो रही हैं। एक ये हो रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कोई कम्युनिटीज जो हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, वो हमारे उसमें नंबर डाल देते हैं। बात इस तनाजुर में कर रहा हूं कि मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे कहा जा रहा है कि आपने फैसल नसीर साहब के हवाले से जो खबर है वो आपने नहीं दी, तो उसमें मैं जरा आपको बताता हूं कुछ चीजें। तो देखें, ये आजकल मैं जैसा बता रहा था कि कुछ कम्युनिटीज हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, जैसे ये MD कैट वाले एग्जाम वाले बच्चों का मामला है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर डाल दिया, कुछ और साथियों के डाल दिए, रिपोर्टर्स के डाल दिए, तो बच्चों ने बड़ी तादाद में मैसेज किए। वो चले ठीक है, तो उन्होंने मैसेज किया, उनका एक इशू है, जेन्युइन इशू है, वालिदैन का कंसर्न है, और वो ये थोड़ा मिला है, थोड़ा सा टाइम और दिया जाए, ठीक है, उनका राइट है कि वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, और वो के 2-4 बंदे भी हमें अप्रोच कर लेते तो हम उनकी बात कर देते, लेकिन सैकड़ों मैसेज आ गए। फिर इसी तरह से TLP वालों ने एक बार ये किया कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे नंबर डाल दिया, और उसमें तो ऐसी ऐसी चीजें हमें आई। ठीक है, उनका राइट है हमें ये कहना कि यार हमारा फला इवेंट है उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। उन्होंने जिस तरह से कि मुसलमान हो फलां ये चीजें हमारे नाम मुनासिब थी। फिर इसी तरह से दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि कोई एक बंदा ट्वीट करता है और बाकी लोग हमसे कोई बात पूछे, एक हमारे बारे में परसेप्शन बना के और उसके ऊपर पूरी एक सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो शुरू कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो खबर सोशल मीडिया पे आई है वो दुरुस्त है, और क्योंकि इन्होंने उस पर बात नहीं की तो इसका मतलब है कि ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, और फलां और तरह तरह के इल्जाम लग जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, फैसल नसीर साहब के हवाले से, जो DGC है मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके हवाले से आज से 7 से 10 दिन पहले एक खबर सोशल मीडिया पे आई, और वो खबर ये आई कि उनको एक बहुत यूनिक, वो बहुत शदीद बीमार हैं और वो पाकिस्तान से जा चुके हैं अपने इलाज के लिए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ज़ाहिर ये बहुत बड़ी खबर थी, मैंने फौरी तौर पे फैसल नसीर साहब के एक करीबी दोस्त हैं, मैंने उनसे रब्ता किया। खैर उन्होंने मेरी कॉल उठा ली, और वो सिविलियन है, वो फौजी नहीं है, और मैंने उन्हें कॉल की तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये खबर चल रही है। उन्होंने कहा जी 100% झूठ है। मैंने कहा जी आपने तो यही कहना है, आप उनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा 1000% झूठ है। मैंने कहा सर सही बता दें, ऑफ द रिकॉर्ड बताएं, ये बहुत बड़ी खबर है। तो उन्होंने आगे से, और वो इतने उनके करीबी दोस्त हैं कि मैं अगर यहाँ पे ना बता दूं तो आप में से कई लोग कहेंगे कि यार हमारा उनसे पॉइंट ऑफ व्यू का खिलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो बहुत करीब है फैसल नसीर साहब। मैंने उन्हें जब 3-4 बार कहा ना, उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करो, मैं तुम्हें ले जाता हूं, तुम्हें अपनी आंखों से दिखा लाता हूं कि वो ऑन ड्यूटी हैं और ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा लेटर नोट पे, मैंने कहा वो जैसे इलियास का वो आजकल चल रहा है ना, कि वो जब वापस आए तो उन्हें कहा गया कि आपको फैसल नसीर साहब से मिलाते हैं। उसने कहा यार मैं पहले दिल का मरीज हूं, मेहरबानी करो, वो बड़े खौफनाक उनके बारे में परसेप्शन है, मैंने मिलना नहीं है, बस ठीक है जैसे इदारा कहेगा मैं मान लूंगा, लेकिन मैं मिलवाऊं नहीं, मैं दिल का मरीज हूं, पहले ही मुझे कुछ हो जाएगा। तो फिर वो मुझे दूसरी वो बात याद आ गई कि परवेज लाई साहब का दौर था, उसमें बखर से एक MPA थे, उन्होंने परवेज लाई साहब को कहा, हालांकि MPA और हुकूमती MPA कहते हैं जी वो DPA है, वो है सारा कुछ। तो उन्होंने सेक्रेटरी को कहा यार DPO को फोन करो, और MPA को कहा कि जाएं और आप जाके मिल लें DPO से। तो MPA साहब ने बड़ी मासूमाना अंदाज से कहा सर मैं चला तो जाऊंगा, ये ना DPO मुझे बिठा ले। तो उन्होंने कहा यार मेहरबानी करो, क्या बात कर रहे हो, मतलब ये तुम्हें बिठा लें। तो मैंने भी उन्हें लेटर नोट पे कहा, मैंने कहा सर मेहरबानी करें, ये ना हो कि वो वहीं पे बिठा लें। तो लेकिन उन्होंने मुझे कैटेगोरिकल कहा। अब देखें बात ये होती है कि ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मसलन मेरे ये एनालिसिस था और कि इमरान खान साहब जो है उनके केसेस कंक्लूड हो जाएंगे सितंबर में, और उनकी रिहाई जो है वो मुझे नजर आई थी सितंबर में। अब क्यों, अब आप आज की पोजीशन देख लें कि इमरान खान 2 केसों में गिरफ्तार हैं, 9 मई वालों में और तोशाखाना 2 में। दोनों की बेलों का फैसला है 23 को। अब जज बदल जाता है, जज छुट्टी कर लेता है,
और कोई और तारीख दे देता है। एक केस में तो नहीं दे पाएगा क्योंकि इस्लामाबाद की डायरेक्शन आ रही है तोशाखाना 2 में। 9 मई वाले में अली नीलम साहब माहौल बदल गया, तो हो सकता है वो मामला आगे चले जाए। अब ये मेरा एनालिसिस है, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और जो मेरा एनालिसिस है वो मेरी एक जो मैं केसेस देख रहा हूं, अदालती मामला को देखता हूं, उस बुनियाद पे। एक होती है खबर। अब जब खबर होती है ना तो वो आपने बड़ी मतलब जिम्मेदारी के साथ देनी होती है। अब मैं अगर उसी एक जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि बहुत बीमार ये वो, मैं भी कर देता। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उनकी कोई नई अपॉइंटमेंट होती या इसी अपॉइंटमेंट पे कोई वीडियो जारी नहीं गए हैं, ये वो सारा कुछ, तो आप जो मुझे सुनते हैं, आपकी नजर मेरी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती। तो अब मैंने इसकी तरदीद उस वक्त क्यों नहीं की? अगर मैं उस वक्त तरदीद करता तो वो हमारे दोस्त जो ये खबरें दे रहे थे वो मुझे सीधे हो जाते, मुझे पड़ जाते कि हमारे खिलाफ ये कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। तो अजीब व गरीब एक मैं खामखा में कंट्रोवर्सी में आ जाता। तो मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इस पे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे कहा जा रहा है कि आपने इस पे बात नहीं की, आपने खबर नहीं दी, ये नहीं किया, मैंने आज से 7 से 10 दिन पहले ये बात कंफर्म कर ली थी। और एक और चीज है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर कहीं इलाज के लिए गए होते, हर मुल्क में पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये मुमकिन ही नहीं था कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी अस्पताल में हो और वहां पे कोई ओवरसीज पाकिस्तानी के पास खबर ना पहुंचे, या वहां पे कोई ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर हो और उसको पता ना चले। ये नामुमकिन तरीन बात है। तो मैंने 7 से 10 दिन पहले जनाब इस खबर की तस्दीक कर ली थी। ये बात 100% गलत थी और ऐसी कोई चीज नहीं थी। ना तो यह है कि उनको यूनिक बीमार है, वो पाकिस्तान के अंदर हैं। और जिन उनके दोस्त से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि 1 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है, और जब एक बंदा मुझे इस हद तक कह रहा है कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हें मिलवा लाता हूं, तुम्हें दिखा लाता हूं, मैंने कहा यार मेहरबानी करें, वो एमके वाली मैंने बात की, मैंने कहा मुझे बिठाई ना ले वहां पे। तो इसलिए जब भी कोई चीज हो तो आप, एक बंदा ट्वीट करता है, आप में से कई दोस्त हमारे जो हैं वो पढ़ के और एक परसेप्शन बना के, और उसके बाद ट्विटर पे शुरू हो जाते हैं और तबर्रा करना और ये और वो और फलां फलां के फलां बंदे ने बात है, जिस तरह के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हैं, वो भी एक फैक्टर है। तो ये खबर, अब मैं इस पे बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो कमेंट्स आए हैं उसके बाद एक जो कैंपेन चल पड़ी है, जो कमेंट्स होने लगे हैं कि मैंने खबर क्यों नहीं दी, मैंने इस पे तबसरा क्यों नहीं किया, मैंने इस पे तजिया क्यों नहीं किया। तो ये क्योंकि खबर मैंने कंफर्म कर ली थी और खबर ये दुरुस्त नहीं है। बाकी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपके सामने खुल के चीज सामने आ जाएगी, फिर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि मैंने ये खबर नरद किया था। और अगर मैं ये दे देता खबर उसी तरह से जैसे सोशल मीडिया पे सुनी सुनाई और तस्दीक ना करता, तो क्या होता? कल को जब वीडियो सामने आती, आप भी मुझे कहते कि यार कम से कम इसको ये जेब नहीं देता कि हम इसकी बात पे एतमाद करते हैं सुन के, और इसने जो है ये गलत खबर जो है वो झूठी खबर दी है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। और बाकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हम सुबह दोपहर शाम 3 दफा करते हैं। जैसे सुबह दोपहर शाम को मेडिसिन होती है ना, तो इसी तरह सुबह दोपहर शाम 3 बार तनकीद नहीं थी। तो ये मैंने इसलिए इस बात की वजाहत किया है कि ये बड़ा एक मसला होता है जब आपके कमेंट्स इस तरह के आते हैं, ट्वीट्स इस तरह की आती हैं और पूरी एक कंपेन चल पड़ती है। तो खैर देखते हैं आज के दिन कौन कौन सी बड़ी खबरें आती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।